किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन के लिए क्या करें? देखिए, किसान भाई मेहनत भरपूर करते हैं, हमारे पैसे भरपूर खर्च करते हैं, इसके बाद भी हमको जो उत्पादन चाहिए वो उत्पादन हमको नहीं मिल पाता। देखिए, हमारे यहाँ पे दो टाइप के किसान होते हैं। एक किसान 1 एकड़ में 20-22 कुंटल उत्पादन ले रहा है और वहीं पे दूसरा किसान 1 एकड़ में 30-35 प्लस उत्पादन ले रहा है। तो जो 30-35 प्लस उत्पादन जो किसान ले रहा है, वो ऐसा कौन सा खाद उर्वरक डाल रहा है या फिर ऐसा कौन सा फंडा अपना रहा है जिसकी वजह से उसको इतना तगड़ा उत्पादन मिल रहा है? देखिए, हम स्टार्टिंग से ही गलती करते हैं। चाहे आप कोई सी भी फसल ले लो, अगर आपने स्टार्टिंग में गलती कर दी तो वो फसल स्टार्टिंग से एंड तक कमज़ोर ही रहेगी। यदि आपने गेहूं की फसल में खाद उर्वरक का फंडा समझ लिया, खाद उर्वरक में कुछ नहीं है दोस्तों, एनपीके का फंडा यदि आपने समझ लिया तो 101% गारंटी है मेरी, आपको 30-35 प्लस उत्पादन ही मिलेगा। अब एनपीके का फंडा क्या है? देखिए, कल्ले बढ़ाना हो तो उसमें आपको एनपीके का फंडा समझना पड़ेगा। ग्रोथ बढ़ानी है तो उसमें आपको एनपीके का फंडा समझना पड़ेगा। इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एनपीके का ही फंडा समझना पड़ेगा। देखिए, 3-4 गलतियां हमारे किसान भाई करते हैं। अब काफ़ी किसान भाई कल्ले बढ़ाने के लिए तरह तरह के टॉनिक डालते हैं और बहुत सारे खाद उर्वरक डाल देते हैं, जबकि कल्ले बढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन और जिंक की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कल्ले बढ़ाने में तीसरा खाद उर्वरक नहीं दिया जाता। अब ये नाइट्रोजन और जिंक कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा फास्फोरस का क्या काम है, पोटास का क्या काम है, ये समझ लीजिए दोस्तों। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद खेती के डॉक्टर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा, स्टार्टिंग में आपको क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं डालना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन करता हूं मैं आपसे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए और साइड में आपको बेल आइकन में दिख रहा होगा, ताकि आपको गेहूं से रिलेटेड जानकारी तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एनपीके का फंडा, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और इसके साथ ही जिंक। अब ये नाइट्रोजन क्यों दिया जाता है, ये आपको सबको पता होगा। नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ बढ़ाता है, इसलिए नाइट्रोजन दिया जाता है। फास्फोरस क्यों दिया जाता है? पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। पोटास क्यों दिया जाता है? जो दाने की चमक होती है, दाने को ठोस बनाना, इसके लिए पोटास दिया जाता है। अब सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। देखिए, नॉर्मली जो गेहूं की हाइट होती है वो 85-90, ज़्यादा से ज़्यादा 95, इतनी ही हाइट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा यदि हाइट होती है तो बाय चांस यदि हवा चलती है या फिर कोई भी तूफान आता है, कुछ भी होता है, तो उसमें हमारी फसल आड़ी हो जाती है। इससे ज़्यादा हाइट जाती है तो ये नॉर्मल हाइट है, 80-85 या ज़्यादा से ज़्यादा 90 होना चाहिए। कुछ वैरायटी है जो 90 से ऊपर हाइट ले लेती है, लेकिन फिर भी वो आड़ी नहीं होती, उसमें आड़ी गिरने वाली समस्या नहीं आती। और कुछ वैरायटी है जो आड़ी हो जाती है। तो ये नाइट्रोजन आपको कब देना है? सीआरआई स्टेज आपने सुना होगा और ये सबको ही पता होगा कि पहला पानी जो गेहूं की फसल में दिया जाता है वो 21 दिन में दिया जाता है। मतलब हमारे सभी किसान भाइयों को ये जानकारी होगी कि 21 दिन में पहला पानी गेहूं में दिया जाता है। 21 दिन में आपको यूरिया देना है, ये भी आपको पता होगा। यूरिया 21 दिन में जब आप पहला पानी हम देते हैं उसके साथ यूरिया यानी नाइट्रोजन देते हैं। लेकिन इससे पहले फास्फोरस और जिंक ये आपको देना है बुवाई करते समय। देखिए, फास्फोरस का मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब जो हाइट का मैंने जिक्र किया है, हाइट ज़्यादा हो जाए तो आपकी फसल आड़ी हो जाएगी। यदि आपने फास्फोरस सही समय पे और सही मात्रा में दिया है तो वो फसल आपकी आड़ी नहीं होगी, क्योंकि पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने का कौन काम करता है? फास्फोरस।
फास्फोरस पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ पोटास और फास्फोरस दोनों मिलकर जो दाने की जो चमक और जो दाने का जो ठोसपन होता है वो भी फास्फोरस और पोटास दोनों मिलकर करते हैं। देखिए ये तीनों आपस में मिलजुल के काम करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों यदि आप सही मात्रा में दे रहे हो तो ये तीनों मिलजुल के ही काम करते हैं। फास्फोरस की मात्रा स्टार्टिंग में दी जाती है बुवाई करते समय, और इसके अलावा पोटास यदि आप बुवाई करते समय नहीं देते हो तो चलेगा, और दे देते हो तो और भी अच्छी बात है। मतलब बुवाई करते समय भी दे सकते हो और बाद में भी आप दे सकते हो। बुवाई करते समय यदि आप देते हो वो जड़ों तक पहुंच जाएगा और उसका कार्य और बढ़ जाएगा, मतलब वो सही तरीके से आपको रिजल्ट दे देगा, पोटास और फास्फोरस। इसके अलावा नाइट्रोजन और जिंक, देखिए हमारे किसान भाई कल्ले बढ़ाने के लिए बहुत सारे टॉनिक अपनाते, तरह तरह के टॉनिक अपनाते। दुकानदार ने बोल दिया कि भाई ये टॉनिक ले जाओ, इससे 75 80 100 कल्ले निकलेंगे एक पौधे से, ये ले जाओ, फलाना ले जाओ, ढिकाना ले जाओ। देखिए दोस्तों, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गेहूं में यदि आपको कल्ले बढ़ाने हैं तो नाइट्रोजन और जिंक इन दोनों की जरूरत पड़ती है। अन्य खाद उर्वरक आपको नहीं देना है, सिर्फ ये ध्यान रखना नाइट्रोजन और जिंक ही आपको देना है कल्ले बढ़ाने के लिए। तो नाइट्रोजन तो हम दे ही रहे हैं, इसके साथ ही यदि आप बुवाई के समय जिंक दे देते हो। हमारी इंडिया की सोइल में जिंक की बहुत ज़्यादा कमी है और ये हमारे किसान भाई समझ नहीं पाते, क्योंकि आजकल जो सोइल टेस्ट हो रहा है उसमें भी सही साइट रिपोर्ट बना के नहीं दे रहे हैं। मतलब वो रिपोर्ट जो हम मिट्टी ले जा रहे हैं उसके हिसाब से नहीं बन रही है, पेन के हिसाब से बन रही है। मतलब यहाँ पे कार्ड आपने देख लिया कि हाँ इसमें फास्फोरस की इतनी मात्रा चढ़ा दी, पोटास की इतनी मात्रा चढ़ा दी, जिंक की इतनी मात्रा चढ़ा दी, नाइट्रोजन की इतनी मात्रा चढ़ा दी, बस बन गया आपका सोइल हेल्थ कार्ड, ये लीजिए। ऐसा काम हो रहा है। तो उस चीज़ को यदि हम देखें तो वो एकदम गलत है। कुछ है इंस्टीट्यूट जहाँ पे अच्छे से सोइल टेस्ट होता है, लेकिन अगर मैं लोकल क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ पे ठीक ठाक सोइल टेस्ट भी नहीं होता है। यदि उसके हिसाब से हम खाद उर्वरक दें तो वहाँ पे भी हमारी फसल कमज़ोर ही रहना है। सोइल टेस्ट का मतलब ये है कि भाई आप अच्छे इंस्टीट्यूट में करवा रहे हो तो वहाँ पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी कि आपकी सोइल में इस चीज़ की कमी है और इस चीज़ की कमी नहीं है। बाकी जिंक की कमी हमारी इंडियन सोइल में है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो आपको जिंक देना है। ये आपको शुरुआत में देना है, फास्फोरस, जिंक और पोटास। नाइट्रोजन यदि आप नहीं देते हो तो भी चलेगा। नाइट्रोजन आप पहली सिंचाई यानी पहले पानी पे भी आप दे सकते हो, यानी CRI स्टेज पे। अब CRI स्टेज मतलब ग्राउंड रूट इनिटेशन स्टेज, ये 21 दिन में आती है जब हम पहला पानी हमारी गेहूं की फसल में लगाते हैं तब। इसके अलावा दूसरी गलती, हमारे काफ़ी किसान भाई गेहूं की बुवाई में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। अब जो सही समय की यदि बात की जाए तो गेहूं का जो सही समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आप गेहूं की बुवाई कर सकते हो। लेकिन हमारे किसान भाई 15 अक्टूबर से पहले भी बुवाई कर देते हैं, जिस वजह से जो गेहूं का अंकुरण होना चाहिए वो नहीं हो पाता, उसमें हमारी गेहूं की फसल छीदी भी रह जाती है। तो वहाँ पे हमारे किसान भाई गलती करते हैं। तो जो सही समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। कुछ वैरायटी है जिनकी बुवाई आप नवंबर में यानी पूरे माह कर सकते हो, वो समय आपकी वैरायटी पे डिपेंड करता है कि उसकी बुवाई आप कब तक कर सकते हो। और कुछ डिपेंड करता है पानी पे। यदि आपके पास पानी भरपूर है, मतलब आप लेट बुवाई यदि करते हो और 4-5 सिंचाई आप दे पाते हो तो आप लेट बुवाई कर सकते हो। जितना लेट करोगे उतना ही अच्छा है, गेहूँ की फसल अच्छी जम जाती है। ये फ़ायदा है यदि आपके पास पानी भरपूर है तो। और यदि आप लेट बुवाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बीज दर भी बढ़ा के रखनी है। कुछ कंडीशन में गेहूं का अंकुरण वहाँ पे कम होता है, तो आप जहाँ पे नॉर्मल बीज दर रखी जाती है, मतलब 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर रखी जाती है गेहूं की फसल में, तो वहाँ पे आपको 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर रखनी है। और तीसरी बात को वैरायटी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जितनी भी नई नई वैरायटी आ रही है वो रोग प्रतिरोधक वैरायटी आ रही है। देखिए दोस्तों, गेहूं की फसल में काफ़ी ज़्यादा रोग लगते हैं, और यदि हम रोगों के लिए अपनी फसल में कोई भी दवाई का छिड़काव करते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गेहूं हमारे खाने में ही आ रहा है, आपके ना सही किसी और के खाने में आ रहा है। तो उससे क्या है,
बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है, तो वो भी हमारे लिए गलत है। जितनी लेटेस्ट वैरायटी आ रही है गेहूं की, वो सब रोग प्रतिरोधक वैरायटी आ रही है, तो ये हेल्थ के लिए भी सही है। और जो आपकी दवाइयों पे जो फिजूल का खर्च हो रहा है, मतलब रोगों के लिए आपको दवाई फेंकना पड़ेगा, या फिर कुछ भी आ गया, इंसेक्टिसाइड हो या फंगिसाइड हो, आपको डालना ही पड़ेगा। यदि आप रोग प्रतिरोधक वैरायटी नहीं लगाते हो तो वो आपकी दवाई का खर्च भी आपका बच जाएगा। मतलब लेटेस्ट वैरायटी का मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और ये सब यदि आप फॉलो करते हो तो 101% मेरी गारंटी है, आपको बहुत तगड़ा उत्पादन इस बार मिलने वाला है गेहूं की फसल में। और ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए। और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको तुरंत मिल सके और तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।